हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। क्लास 8 का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, और जिन्होंने देखा है उनके लिए मैं आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। काफी गैप हो गया, मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। और अभी तक मैंने जो पढ़ाया था तो कुछ बच्चों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बुक अलग है, एनसीईआरटी की नहीं है, तो उनकी बुक से पढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी से ना पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाकी जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक है वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस पे ही बेस है। टॉपिक के नाम सबके सेम और थोड़े बहुत अलग होंगे, और जो कंटेंट है अंदर का सेम ही है, बस लिखने के तरीके या थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग कम डिटेलिंग पे डिपेंड करता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एनसीईआरटी से पढ़ो या दूसरे पब्लिशर की बुक से पढ़ो। इसलिए मैंने इन सबका मुद्दा खत्म करते हुए अब से पीडीएफ स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इस पीडीएफ से पढ़ेंगे, जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो करेंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हर चैप्टर के बेस पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम आगे नोट करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेडिंग इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक कंपनी का नाम है जो ब्रिटिश से आई थी, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है बंगाल में। तो आपको पता होगा जो बंगाल है वो हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। वहां से अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ मैं ईस्ट इंडिया से अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। सेम वैसे ही इन लोगों ने भी बंगाल की साइड से अपना काम स्टार्ट किया था, इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। तो अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने बंगाल से अपना ट्रेड कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले 1651 में इन्होंने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी। अब देखो, जो फैक्ट्री का मतलब होता है, आज के टाइम पे जो हम फैक्ट्री वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है आप कोई बड़ा कारखाना लगा रहे हो जहां पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ये सारी चीजें। बट जो इनकी जो फैक्ट्री थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ ये रॉ मटेरियल्स को अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करके वहां इकट्ठा करते थे ताकि उसे इनकी जो शिप आए। अब देखो, बंगाल के साइड में बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल से क्या है, आप सी के थ्रू इंग्लैंड आराम से जा सकते हो, तो इसलिए उन्होंने बंगाल को चुना था। पहला रीजन तो ये था। अब दूसरा, उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी उन्हें एक तरह से वेयर हाउस हम कह सकते हैं या स्टोर हाउस कह सकते हैं, जहां वो सारे एक्सपोर्ट किए हुए आइटम्स को वहां पे स्टोर करते थे ताकि उनको और ज्यादा वो आगे फॉरेन में या फिर अपने इंग्लैंड ले जा सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो ये उनकी फैक्ट्री की मीनिंग थी। तो जो पहली फैक्ट्री थी उन्होंने 1651 में लगाई थी। उसके बाद दूसरी जो चीज थी वो फैक्ट्री लगाए कहाँ? आपको पता होगा बंगाल में एक बहुत फेमस रिवर है हुगली नाम की। अब ये जो हुगली रिवर है उसके साइड में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को लगाया था। ठीक है, हुगली रिवर के साइड में इन्होंने अपनी बैंक पे फैक्ट्री लगाई थी। अब आपको ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि जो, एक मिनट, चेंज, सॉरी। तो 1651 में इन्होंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री लगाई, और वो भी कहाँ लगाई? बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर के बैंक पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। अब उस फैक्ट्री में ये अलग अलग जगह से सामान लाके रख रहे थे और वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये फैक्ट्री लगाने का मतलब जो भी था इनका, जो भी कुछ भी हो, एक ही मुद्दा था इन सबका। जिन्होंने भी मिलके फैक्ट्री लगाई हो, सबका एक ही मुद्दा था, इन्हें किसी भी हालत पे इंडिया में अपना ट्रेड एक्सपेंड करना था, मतलब ट्रेड फैलाना था जितना हो सके उतना। अब बताओ, जब यहाँ मेरा ऑफिस है, मान के चलो यहाँ मेरा ऑफिस है, तो मैं अपने घर जो रहने का एरिया होगा, घर यहाँ आसपास ही रखूंगी ना। ऐसा तो नहीं यहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ इतनी दूर जाके मैं अपना घर ले रही हूँ, रोज यहाँ से ट्रेवल करूँ, ऑफिस घर, थक नहीं जाऊंगी? वैसे ही इन लोगों ने भी क्या किया, जहां फैक्ट्री लगी उसके चारों तरफ इन्होंने अपने जो कंपनी के जो लोग थे वो सेटल होने लग गए फैक्ट्री के आसपास, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री में काम करना था, तो वो फैक्ट्री के आसपास सेटल होने लग गए। अब जब आप फैक्ट्री से आसपास सेटल हो गए, आप घर बनाओगे, आप कॉलोनीज बनाओगे, टाउन बनेगा। उस टाइम के लोग किले बनाते थे, तो इन्होंने 1669 में एक किला बनाना स्टार्ट कर दिया। अब किला बनाना तो स्टार्ट कर दिया, अब इतना सारा इनका ट्रेड फैल रहा था, सब कुछ हो रहा था।
उसके बाद इनको जो है ऊपर से, जो उस टाइम में जो मुगल एम्पायर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब से बहुत सारा कंसेशन मिला हुआ था, बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, वहीं से जो है ना औरंगजेब के लिए, उसके 2 साल बाद इन्होंने औरंगजेब से जमींदारी का राइट भी मांग लिया। आप पूछोगे जमींदारी क्या होती है, क्या ये जमीन खरीद के वहां पे मतलब कुछ करने वाले थे? जमींदारी का मतलब होता है कि आपको कुछ लैंड या कुछ एरिया दिया जाएगा, कुछ विलेज दिया जाएगा, जिसमें जितने भी लोग हैं उनके लैंड से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। वो जो भी काम उस गांव में करेंगे उसका टैक्स आप उनसे कलेक्ट करोगे और वो टैक्स आप ऊपर ट्रांसफर करोगे। तो 2 साल बाद जब इन्होंने अपना सारा सेटअप बनाया था, उसके 2 साल बाद इन्होंने जमींदारी का राइट ले लिया 3 गांवों के लिए। कितने गांवों के लिए? 3 गांवों के लिए। मतलब एक टाइम ऐसा था कि ब्रिटिशियर्स चीजें मांग रहे थे। मतलब हमारे जो उस टाइम में मान के चलो इंडिया का जो भी किंग था वो था औरंगजेब, ठीक है, उससे वो मांग रहे हैं कि 3 गांव की जमींदारी मुझे दे दो। और एक टाइम ऐसा आया, इसी के जस्ट कुछ सालों बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि लोग उससे चीजें मांगने लग गए। मतलब वो इतना पावरफुल बन गया, इतना पावरफुल बन गया कि उसने ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल कर लिया, जिसके बारे में हमें सबको पता है। तो जो वो 3 गांव इसने जमींदारी के लिए मांगे थे वो था सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालिकाता। जो ये कालिकेत था, कालिकेत मतलब हम उस टाइम का नाम था कालिकेत और आज का उसका नाम है कोलकाता, और उन लोगों ने उसका नाम रखा था कलकत्ता। कलकत्ता, कोलकाता, कालिकेत, जो भी बोलना चाहो वो यही था। तो ये इन 3 गांवों के जो है इन्होंने क्या ले लिए थे? जमींदारी के राइट ले लिए थे। अब इससे इनका मन नहीं भरा, इन्होंने औरंगजेब को और मक्खन लगाया और उसकी चापलूसी करी और उससे इन्होंने क्या हासिल कर दिया? फरमान, एक फरमान निकाल लिया। फरमान मतलब होता है उर्दू में रॉयल ऑर्डर, मतलब राजा कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई ऑर्डर सुनाया जा रहा है तो उसको हम फरमान मान बोलेंगे। तो इन्होंने फरमान भी जारी करवा लिए, जिस फरमान में इन्होंने कंपनी को राइट मिल गया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। मतलब उनकी जो ट्रेडिंग होगी, उनका जो भी व्यापार होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी होगा, वो ड्यूटी फ्री होंगे। ड्यूटी फ्री मतलब होता है उस पे उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, कुछ भी रोक टोक नहीं होगी, मस्त ड्यूटी फ्री है, उनका कोई टैक्स पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, आराम से वो व्यापार कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? इतना सब कुछ तो उसे मिल गया, जमींदारी का राइट मिल गया, ड्यूटी फ्री मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी उनका मन नहीं भरा। वो और ज्यादा कंसेशन चाहते थे, ठीक है, मोर कंसेशन मैन्युपुलेट कर रहे थे कि उन्हें और प्रिविलेज मिले, और ज्यादा छूट मिले। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि जब औरंगजेब की राज आया था तो छोटे छोटे हिस्सों में नवाब बट रहे थे, ठीक है। औरंगजेब का पावर जब कमजोर होने लग गया तो रीजनल पावर्स बनने लगे, रीजनल लीडर्स बनने लग गए, रूलर्स बनने लग गए। तो जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो बंगाल एक छोटी जगह तो है नहीं। अभी मान लो वेस्ट बंगाल हम छोटा बोल दे, लेकिन उस टाइम में बंगाल में वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, इन सब का आता था। तो मतलब बंगाल एक बहुत बड़ी जगह थी, तो वहां का कोई नवाब जरूर होगा। उसके मन में क्या चल रहा है, उसका कैसा लग रहा होगा, हम उसके बारे में आगे देखते हैं। अब इतना कुछ तो हो गया, इसे और कंसेशन चाहिए था, और प्रिविलेज चाहिए था। तो ये जो राजा था, जो औरंगजेब था, उसको मक्खन पे मक्खन, मक्खन पे मक्खन लगा रहा था पूरी, मतलब उसको स्लिप करवा देना था उसने। तो यार सॉरी, ये ना थोड़ा नया है तो मुझे थोड़ी सी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ओ, ये यही से हो जाता, मेरा थोड़ा दिमाग का इसमें लग रहा है। हाँ अब ठीक है शायद। हाँ तो सॉरी। तो फिर अब उसे और ज्यादा वो मक्खन लगाने लग गया कि उसे और ज्यादा पावर मिले, और ज्यादा कंसेशन मिले। उसके बाद इसका जो मेन पर्पस था वो तो था ट्रेडिंग करना, उसके अलावा इसका अभी कोई ज्यादा वो नहीं था।
तो जब इसे ड्यूटी फ्री राइट मिल गया तो उसके साथ साथ जो इसके खुद के जो ट्रेडर्स थे, खुद के जो मर्चेंट थे या फिर जो भी लोग इस फैक्ट्री के लिए काम करते थे, वो लोग इतने चतुर थे कि उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिया और अपने लिए वो वेल्थ जमा करने लग गया। मतलब जिन पे इन्होंने भरोसा किया वो अपना मस्त मतलब निकाल रहे हैं। किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो हो गए थे करप्ट, तो वो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे और ड्यूटी फ्री था तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी के नाम पे ये कर रहे थे सब कुछ, लेकिन जो एक कंपनी थी, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी का लॉस होते जा रहा था। तो उसके बाद ये जो कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग की वजह से बहुत ज्यादा सफर करने लग गई और लॉस में चली गई। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस करप्शन को हटाने के लिए जो कंपनी थी उसने डिसाइड किया कि हम जो है ना स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे करप्शन के खिलाफ और अच्छे से काम करेंगे बाकी सारी चीजें। तो इतना सब कुछ तो हो रहा था, इनके अंदर कुछ हो रहा था, बाहर कुछ हो रहा था, इनका इंटरनल मामला भी चल रहा था, एक्सटर्नल मामला भी चल रहा था। उसके साथ साथ हमारे पास कोई एक ऐसा भी पार्टी थी जिसका नाम था नवाब ऑफ बंगाल। वो इस टाइम में क्या कर रहे थे, उनका क्या रोल था, वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था। मान लो आपके ही घर में आके कोई मस्त सारा खाना पीना खा रहा है और उसके बदले वो आपको कुछ नहीं देने वाला, आप क्या करोगे? गुस्सा होगे ना। तो वैसे ही जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो भी गुस्सा होने लग गए। तो अब उनके गुस्से का कौन सामना करेगा ये चीज देखते हैं। अब ये नवाब ऑफ बंगाल जब गुस्सा हो गए, नवाब ऑफ बंगाल तो उस टाइम में सुजाउद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम में। ना सॉरी माय मिस्टेक। तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनकी गुस्से की वजह से बहुत सारी चीजें होने लग गई। अब उनके वजह से क्या हो रहा था कि बंगाल में और बंगाल के नवाब में और जो ये गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कंपनी थी, इन दोनों के बीच में बैटल के हालात बन रहे थे। अब ये बैटल के हालात क्यों बन रहे थे? जब औरंगजेब मर गया, ठीक है, तो नवाब ऑफ बंगाल को अथॉरिटी मिल गई, पावर्स मिल गई, छोटे रीजनल पार्टीज बन गई। अब उस नवाब ऑफ बंगाल ने क्या किया, बोला कि मुझे तुम्हें कोई प्रिविलेज, कोई कंसेशन नहीं देना, तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ये तो जायज सी बात थी, ये तो भाई उन्होंने मक्खन लगा लगा के औरंगजेब से कम करवाया था, अब तो ऐसा चलना नहीं था। तो इन्होंने कहा तुम्हें अगर ट्रेड करना है तो तुम्हें प्रिविलेज सारी खत्म करनी होगी, प्रॉफिट कुछ नहीं है, अब हमें रेवेन्यू बनाना है जिससे बंगाल प्रॉफिटेबल हो सके ट्रेड्स में। लेकिन अगर ये ऐसा रेवेन्यू पे करने लग जाते तो इनका प्रॉफिट कम हो जाता। तो दोनों के बीच में थोड़ी जो है खिटपिट हो गई। अब जो ब्रिटिश थी वो चाहती थी कि इनकी ड्यूटी अबॉलिश कर दी जाए और बंगाल ने, नवाब ने सीधे मना कर दिया। मतलब वो चाहता था कि उसे छूट मिले, लेकिन नवाब ने कहा नहीं, तुम्हें छूट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी तो कुछ खाना है ना भाई, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। तो इन्होंने मना कर दिया। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चल गया कि भाई जो ये बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो हमें अभी हिस्सा नहीं लेना, बट हमें इसमें ट्रेड जरूर करना है, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा फोर्स बन सके। मतलब ये उस टाइम में नहीं चाहते थे कि पूरा बंगाल पे कब्जा करे, बट ये चाहते थे कि जो बंगाल का राजा हो या जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सारे फैसले इनके फेवर में ले। अब आप चाहते हो कि आप काम भी ना करो और आपका काम भी हो, तो आप करोगे क्या? अपने लिए एक नौकर रखोगे, पपिट रखोगे, सर्वेंट रखोगे, ऐसे कोई काम करोगे ना। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि जो नवाब ऑफ बंगाल जो है उसे वो अपना पपिट बना लेंगे, ठीक है। तो अब जब आप पपिट बनाना चाहोगे और इतना सारा चीज रिफ्यूज होने लग गया, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। जो नवाब थे उनको उन्होंने जब ये सब मना कर दिया तो उन्होंने उनकी फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया और फैक्ट्री कैप्चर करने के बाद मद्रास से जो है नए ऑफिसर को भेजा गया, जिन्होंने जो है वॉर का पहले तो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी कि चलो थोड़ा ऐसा करते हैं कि वॉर ना हो, बट ऐसा हुआ नहीं, रुका नहीं और वॉर होना निश्चित था। तो अब ये जो वॉर हुई, और ये पहली वॉर थी किसी लोकल रूलर की और ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब
अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लड़ी तो थी, बहुत सारे फ्रेंच वालों से लड़ी, डच वालों से लड़ी, बट अभी तक वो लोकल रूलर से नहीं लड़ी थी। तो वो लोकल रूलर से पहली बार लड़ने जा रही थी और ये वॉर हुई थी प्लासी में। तो प्लासी जो है एक जगह का नाम है, जिसका हिंदी वर्ड में एक प्लासी ये है एक, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया गया। जो इसके ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एक फ्लावर के नाम पे है, जगह का नाम, जो फ्लावर हम गुलाल बनाने के लिए यूज करते हैं, उस फ्लावर के नाम पे ये प्लासी वर्ड जो है इन्होंने प्रोनाउंसिएशन चेंज करके, जैसे कालिकेत था उसको इन्होंने कलकत्ता बना दिया, फिर कलकत्ता से वो कोलकाता बन गया, वैसे इन्होंने चेंज कर दिया था। तो अब ये जो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी है, ये रिजल्ट किसका था कि देखो ट्रेडिंग का राइट तो चाहिए था, ट्रेडिंग चाहिए थी, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं पे करना था, और बिना रेवेन्यू पे किए नवाब ट्रेड करने नहीं देना चाहता था। तो दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे, तो इनमें हो गई लड़ाई। अब ये जो लड़ाई हुई, ये हुई थी 23 जून 1757 में। कब हुई थी? 23 जून 1757 में ये बैटल हुआ था प्लासी में। इतना जून है। हाँ, तो बैटल हुआ प्लासी में, जहां पे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड को विक्ट्री मिली। अब देखो इसमें पहले ही बता दे रहे हैं कि इंग्लैंड को विक्ट्री मिली। अब मतलब ये सोचो भी मत कि इंग्लैंड को विक्ट्री क्यों ना मिलती। हम जो थे, हम सारे लालची हैं, अभी भी लालची है, हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। उस टाइम में जो नवाब थे, उन नवाब के हारने का एक बहुत बड़ा ये रीजन था कि अपनों ने उनके साथ गद्दारी की थी। अब वो जो बंगाल के राजा जो थे अलवर्दी खान, जब ये लोग ट्रेड करने आए थे, तो अलवर्दी खान नवाब थे उस टाइम में। अब वो मर गए 1756 में, बेचारे चले गए। उनके बाद आया था सिराजुद्दौला। तो जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला जो थे, ये बंगाल के नवाब बने और इन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई बात नहीं मानने वाला, कोई प्रिविलेज नहीं देने वाला। व्यापार करना है तो रेवेन्यू भरो, नहीं करना तो मत भरो, जाओ कहीं और जाओ। तो इसने फिर जो है उनकी फैक्ट्री पे भी कब्जा कर लिया, बहुत सारी चीजें हुई। तो मद्रास से एक इनका ऑफिसर आता है, उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लीव। ये मद्रास में था, मद्रास से इसे बंगाल भेजा जाता है कि रॉबर्ट भाई जरा जाके देखो कि वहां पे हो क्या रहा है। ये आया, इसने भी बात करने की कोशिश करी, नहीं माना सिराजुद्दौला। और इन दोनों के बीच में, फिर कंपनी आर्मी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, दोनों के बीच में प्लासी में लड़ाई हो गई। मतलब इन्होंने एक जगह का, जहां इनकी लड़ाई हुई उसका नाम था प्लासी, इसलिए इस वॉर का नाम भी है बैटल ऑफ प्लासी। अब मैंने जैसे कि बताया, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीते क्यों? जो मेन रीजन था अंग्रेज सिराजुद्दौला के हारने का, वो था मीर जफर। मीर जफर उसका एक कमांडर था जिसने उसे धोखा दे दिया था। उसे बैटल में कमांडर तो था वो, बट वो बैटल लड़ा ही नहीं, नेवर फॉट बैटल, वो लड़ाई नहीं। वो उसको पहले से ही अंग्रेजों ने बोला था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो अगला नवाब जो बंगाल का बनेगा वो बनोगे तुम। तो अब उसे नवाब बनना था, तो वो फालतू में नवाब के लिए क्यों लड़े? नवाब के लिए लड़के शहीद होने से अच्छा है कि मैं खुद ही नवाब को शहीद होने देता हूं और खुद नवाब बन जाता हूं। तो मीर जफर ने भी सेम चीज की। नवाब बनने के लालच में उसने अपने नवाब को, मतलब सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और लड़ाई को हराने में मदद करी। अब मीर जफर जो था, उसे क्लीव ने प्रॉमिस किया था तुम्हें नवाब बना दूंगा मैं, और ऐसा हुआ भी, नवाब बना दिया गया। अब इन दोनों की जो थी डीलिंग ऐसी हुई थी कि जो भी मैं बोलूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेड पे फोकस करना था। तो उन्होंने मीर जफर को प्रॉमिस किया, बोला कि तुम सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और हमें जितना हो सकता है उतना कंसेशन दो, ठीक है। तो जैसे इन दोनों में डीलिंग हुई थी, इसके बाद सिराजुद्दौला के डेथ के बाद, मरने के बाद या हारने के बाद, मीर जफर नवाब बन गया। और बट ही वॉज नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल एंड एक्चुअल पावर रिमेन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। जैसा कि इसमें लिखा है कि वो कहने के लिए, सिर्फ बातों के लिए या दिखाने के लिए नवाब था, असली जो सारे पावर्स थे वो ब्रिटिश के हाथ में थे। मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ नाम का नवाब था, कठपुतली वाला नवाब था।
असली नवाब यहाँ पे बंगाल चल रहा, सॉरी ब्रिटिश चल रही थी। अब अगर आप किसी और को पपेट बना के अपने काम करवाने की कोशिश करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें होती हैं, कभी कभी आपका पपेट सही से काम नहीं करता, और अगर पपेट ह्यूमन हो तो कभी कभी उसकी खुद की भी फीलिंग जाग सकती है। तो ऐसे में ना बड़ी प्रॉब्लम्स होने लग गई कि ये नवाब नहीं चल रहा था, मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो कंपनी सोच रही थी क्यों ना मैं खुद ही नवाब बन जाऊं, मैं इस नवाब को हटाऊं और मैं खुद ही नवाब बन जाऊं, क्योंकि ये नवाब भी कुछ काम का है नहीं। अब यहाँ पे ये आता है कंपनी ऑफिशियली बिकम नवाब। अब इनको तो पहली बात नवाब बोलना आता नहीं, बट इनको बनना था नवाब, ठीक है। तो नवाब बनने के लिए इन्होंने 1764 में, मतलब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसके 7 साल बाद ही जो रॉबर्ट क्लीव था उसने अपने आप को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया, मतलब खुद से खुद की ताजपोशी कर ली उसने। अब जो नवाब